समारोह के अध्यक्ष आदरणीय अशोक मैत्री जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीणा मित्तल जी, विशिष्ट अतिथि और ट्रू मीडिया के प्रमुख संपादक ओम प्रकाश प्रजापति जी, और इस पुस्तक के प्रकाशक जो मुझे लगता है कि स्वयं में भी बहुत अच्छे कवि हैं, आशुतोष जी, और इस मंच का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे भाई महेश वर्मा जी, काव्यदीप के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी, और सभी उपस्थित विद्वान। एक चीज और बता दूं, स्त्रियों पे बड़े अच्छे व्यंग लिखते हैं, जो पीछे बात कर रही हैं ध्यान रखें। आज मौका व्यंग का नहीं है, आज मौका है पूजा महेश जी को उनकी इन 2 कृतियों पर बधाई देने का, ना आज उन पर कोई टिप्पणी करने का किसी की व्यंग में। और महिलाएं तो बहुत सम्मानित है, उन पर महिलाओं पर मैं महेश जी की बात को मैं थोड़ा सा इनकार करता हूँ, मैं महिलाओं पर कोई व्यंग नहीं लिखता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर महिलाओं पर व्यंग कर रहा है तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक देश की आधी आबादी और इस संसार की जो बहुत बड़ी नियामक शक्ति है उसका कहीं ना कहीं हम अपमान करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मंचों पे स्त्री विषय बहुत चुटकुले कवि लोग सुनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि हर घर में बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, माता हैं, बहनें हैं, तो ये टिप्पणी मुझे लगता है कि शायद मैं हो सकता है थोड़ा रूढ़िवादी हूँ, हो सकता है ऐसा। लेकिन चलिए अब आज के इस लोकार्पण समारोह की ओर चलते हैं। बहन पूजा महेश जी के आज 2 पुस्तकें लोकार्पित हुई। एक थी वे सुनहरे दिन और दूसरी थी बाबूजी का चश्मा। बाबूजी का चश्मा किताब का शीर्षक ही बहुत आकर्षक है और प्रथम दृष्टि से किसी भी पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी इसके अंदर क्षमता है, क्योंकि बाबूजी का चश्मा बहुत सारी संभावनाओं को, बहुत सारी जिज्ञासाओं को, बहुत सारी उत्सुकताओं को हमारी को जगा देता है कि बाबूजी का चश्मा क्या होगा। मुझे भी याद है कि बाबूजी का चश्मा तो मेरे ठीक ही था, क्योंकि वो अध्यापक थे तो उनके पास वो अपना चश्मा ठीक करा लेते थे। लेकिन मुझे याद है कि मेरी नानी का चश्मा जब टूट जाता था तो वो धागे से वो बांध लेती थी कान पे, कि अक्सर कमानी उसकी टूट जाती थी, वो एक ज़माना था। तो बाबूजी का चश्मा मैं समझता हूँ कि ये आज के युग का यथार्थ है। आज के परिवेश में जो हमारे पारिवारिक संबंधों में जो बिखराव आया है और जो टूटन हो रही है और जिस तरह से हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही है, ये उसका द्योतक है। तो इनका जो संग्रह है, मैं कहूँगा कि ये इनका एक भोगा हुआ यथार्थ है। उसमें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं कि जो ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी भी कविता है, आपकी भी कविता है, और हर भारत में रहने वाले, और मैं क्या कहूँ कि पूरे विश्व में रहने वाले सभी लोगों की अपनी कविता है। और कविता वही अच्छी होती है कि जो पाठक को ये लगे कि ये मेरी बात कह रहा है। कोई भी साहित्य जो है तभी वो संप्रेषित होता है ठीक से जब पाठक को ये लगता है कि वो उसके भावनाओं के साथ जुड़ रहा है, उसके अपने अनुभवों के साथ जुड़ रहा है, उसकी अपनी उत्सुकताओं को शांत कर रहा है। तो ये कविताएं संग्रह में इस प्रकार की ही कविताएं, उन्होंने सारा मतलब जो जितनी भी काव्य की विधाएं हैं उसमें छंदमुक्त भी है, मुक्तक भी है, दोहे भी हैं, और बहुत सारे उसमें हाइकू भी है जो जापानी विधा है। हालांकि हाइकू को अब ये भारतीयकरण है, जो हाइकू जापान का जो ये विधा जब ये आई, अब अंग्रेजी में भी हाइकू लिखे जा रहे हैं। तो ये हाइकू एक कार्यशाला में मैं जाने का मौका मिला जो जापानी एयरलाइन फाउंडेशन की तरफ से था। तो उन्होंने बताया कि जो हाइकू है वो वास्तव में प्रकृति का वर्णन है कि 5, और हमने उसको 5, 7, 5 वर्णों में उसको सीमित कर दिया, लेकिन जो प्रकृति का वर्णन है वो उसमें हाइकू के लिए जापान की एक विधा है कि जिसमें प्रकृति का वर्णन तक सीमित है। लेकिन हमने उसको भारतीयकरण करके उसको अपने सामाजिक संदर्भों के साथ, अपनी विषमताओं के साथ, विसंगतियों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छा काम किया है। और ये भारतीयकरण हाइकू का बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे उनके हाइकू हैं। मैं उसके विषय में, पुस्तक के विषय में और कविताओं के विषय में बहुत सारी अच्छी कविताएं, द्रौपदी का है, द्रौपदी के विषय में वो सुनो द्रौपदी उनकी कविता है, वो वास्तव में
स्त्री सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण की एक कविता है, और वो वर्तमान में जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है उस पर एक बहुत बड़ी करारी चोट भी करती है, जब वो कहती है कि उठो द्रौपदी, अब तुम्हें संभलना होगा, दुशासन के हाथों से स्वयं को ही निकलना होगा। तो ये एक तरह से उन सब नारियों को प्रेरित करती है कि जो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को उठाने में अक्षम महसूस करती हैं, और ये एक तरह से उनका उसमें नारी विषय पर बहुत सारी कविताएं भी हैं। बौनी लड़की बहुत अच्छी इनकी कविता है, बाढ़ है, और इनके दोहे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेरक भी हैं, क्योंकि अनहोनी बिन पैर की आती है बिन चाप, धीरज मार भगाए के भरे कुलाचे आप। तो ऐसे बहुत सारे उसमें सार्थक दोहे हैं जो प्रेरणा भी देते हैं। ढाई आकर प्रेम का हार गया था ज्ञान, चूर चूर तब हो गया उद्धव का अभिमान। तो इस तरह से ये पूरा कविता संग्रह पठनीय है। और एक उनकी जो क्षणिका जो मुझे बहुत अच्छी लगी, 2 जून की रोटी बना सबसे बड़ा सवाल, और घुटने टकवा दे सबको करे हलाल। तो ये वर्तमान पर एक उनकी तीखी टिप्पणी है कि आज भी हम 70 साल बाद अपनी गरीबी और भूखमरी की जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक सारी विधाओं का एक ऐसा नायाब गुलदस्ता है जो उनकी कलम से निकला है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कविता के विषय में मेरी अपनी धारणा है कि बर्फ जब पर्वत पर पिघली वो बर्फ जब पर्वत पर पिघली वो सरिता हो गई, और पीर जब हृदय से निकली वो कविता हो गई, वो कविता हो गई। और मैं अपने बहुत ज़्यादा लंबा भाषण ना देते हुए अपनी 4 चंद पंक्तियों से उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि अक्षत भूमि उगी घास है लंबी, अक्षत भूमि उगी घास है लंबी, जिस पथ पर मुझको चलना है, सड़क चलने की बन न पाए बेशक, सड़क चलने की बन न पाए बेशक, बने बस एक बटिया और, बने एक बटिया और। चाहे हम सड़क बना ना पाए लेकिन एक बटिया जरूर बना दें जिस पर हम पता चले कि ये बटिया हमने हमारे पैरों से बनी है। बहुत बहुत मैं पूजा महेश जी को, और जो उनकी दूसरी पुस्तक है वो वास्तव में बहुत ही उनके अनुभव है और काफ़ी मार्गदर्शन है कि किस तरह से मनुष्य जो है अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है, अपने कष्टों से पा सकता है। लेकिन ये वही बात है कि इसको पढ़ करके इन पर चलना होगा। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन टेक द कैटल टू द पॉन्ड बट द कैटल हैज़ टू ड्रिंक इट। तो पानी ये पुस्तक सिर्फ आपको उस तालाब के किनारे तक ले जाती है, लेकिन उस पर चलना आपको पड़ेगा। बहुत अच्छे इन्होंने इसमें सुझाव दिए हैं किस तरह से हम अपनी समस्याओं पर निजात पा सकते हैं, किस तरह से हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि आज के मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता उसकी सफलता है कि वो कहाँ सफल होना चाहता है। हर आदमी सफल होना चाहता है, तो उसके लिए उसके साथ साथ उसकी चिंताएं, उसकी समस्याएं भी उसके साथ ही आती हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपने अनुभव से जैसा कि बताया कि उन्होंने कैंसर से एक लंबी जंग लड़ी, और इस पुस्तक में उन सब अनुभवों का, और जो जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि वो बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप उनके अनुभवों को इस पुस्तक से लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने सफलता के नए नए शिखर छू सकते हैं। मैं पूजा महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अलग, क्योंकि इनके अंदर अभी बहुत सृजनात्मकता शेष है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारा लेखन अभी हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप सबने सम्मानित किया। मैं आप सभी का दिल से आभार कि आपने मुझे ध्यान से सुना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।